ये घटना 2008 की है, जब मुझे अलीगढ़ में बीटेक करते हुए लगभग 1 साल हो गया था। इसलिए पहले साल की वार्षिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी थी। उसी बीच एक दिन जब मैं कॉलेज से घर की ओर लौट रही थी, तब मेरे साथ ये घटना घटी। उस समय जनवरी का महीना था, पर उस दिन उस ठंड के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जिसके वजह से मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाती थी उस रास्ते का कुछ हिस्सा कच्चा होने के वजह से वो कीचड़ से भर चुका था, जो कि मेरे लिए समस्या इसलिए थी क्योंकि मैंने हाल ही में स्कूटर चलाना सीखा था। यानी कि मुझे स्कूटर को अब भी ठीक से बैलेंस करना नहीं आता था, जिसके वजह से अगर कोई मेरे पीछे वाले सीट पर बैठता था तो मेरे हाथ कांपने लगते थे, खास करके अगर कोई औरत साड़ी में बैठी हो। खैर, उस समय जब मैं घर के लिए निकली थी तब आसमान पर बादल छाए हुए थे और मुझ पर हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। हालांकि जब तक मैं पक्के सड़क पर थी तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैं उस कच्चे सड़क पर पहुंचने को हुई, अचानक मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा जो वहां साड़ी पहने खड़ी थी, जिसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझे रुकने का इशारा किया क्योंकि उसे मुझसे लिफ्ट चाहिए थी। हालांकि तब मैं ये नहीं जानती थी, पर जैसे ही मैं रुकी वो औरत मेरे पास आकर मुझसे लिफ्ट मांगने लगी, ये कहकर कि उसे बस थोड़े आगे तक जाना है क्योंकि उसे बारिश की वजह से कीचड़ में चलने में तकलीफ हो रही है। पर मैंने उसे सीधे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे किसी को पीछे बिठाकर चलाने में दिक्कत होती है और ऊपर से कीचड़ होने के वजह से मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। पर वो औरत है कि ना सुनने को तैयार नहीं थी। न जाने मैंने उन्हें कितनी ही बार मना किया, पर वो अपने ज़िद पर इस कदर अड़ चुकी थी कि जब तक मैंने हाँ नहीं बोला तब तक वो नहीं मानी। जब वो धीरे से स्कूटर के पीछे बैठ रही थी तब मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके एक तरफ बैठने के वजह से स्कूटर बाएं तरफ से भारी हो गया था। पर फिर भी मैंने स्कूटर को संभालते हुए चलाना शुरू किया। लेकिन उसी बीच जब उस औरत ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस हुई। न जाने क्यों उस औरत का हाथ किसी बर्फ़ के सिल्ले जितना ठंडा था। पर तब मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया, ये सोचकर कि शायद से ये बारिश में भीगने के वजह से होगा, और उसके ऊपर से मुझे कच्चे सड़क की चिंता भी सता रही थी। लेकिन तभी मेरे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। जब मैंने स्कूटर को धीरे से कीचड़ में उतारा तब मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा है, जबकि उस कच्चे सड़क पर मैं स्कूटर बहुत ही धीरे चला रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे अपने बाएं तरफ वो भार महसूस नहीं हुआ जो मुझे पहले हो रहा था। उससे निकलने के कुछ मिनटों के बाद, यानी कि जब मैं उस कच्चे सड़क को पार कर चुकी थी, तभी मैंने धीमे आवाज़ में पूछा, आंटी आपको कहाँ जाना है? जो कि था तो बहुत ही सीधा सवाल, पर इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। उन्होंने जब मेरे सवाल का जवाब दिया तब उनके अंदर भाव जैसा कोई चीज़ नहीं था, बल्कि उन्होंने बेरंग आवाज़ में ये कहा, जहाँ तुम्हें जाना है। उस औरत के मुंह से ये सुनते ही मैं डरने लगी, ये सोचकर कि आखिर उन्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर अजीब सी घबराहट भर दी थी। इसलिए मैं स्कूटर की स्पीड को कम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हालांकि आमतौर पर उस समय उस रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था, पर उस दिन न जाने क्यों चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। उसी के बीच हवा की हल्की सी सरसराहट और आसमान की कड़कती बिजली उस सफ़र को मेरे लिए और भी मुश्किल बना रहे थे। इसलिए उस बीच मैंने कुछ देर तक घबराहट के मारे कुछ नहीं कहा। मैं तब अपने आसपास किसी दूसरे इंसान को तलाश रही थी और हर मिनट बस यही सोच रही थी
कि जल्दी से ये सफ़र ख़त्म हो जाए। पर उसी बीच उस सुनसान सड़क पर, जहाँ ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान, अचानक से उस औरत ने मुझे रुकने को कहा। इसलिए एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई। पर जैसे ही मैंने स्कूटर को रोककर पीछे देखा, वैसे ही डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। बल्कि जब मैंने पीछे की सीट को देखा तो वो बारिश की बूंदों से भीगी हुई थी, जैसे वहाँ कोई बैठा ही नहीं था। अब वो डर के वजह से था या ठंड के, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। कुछ पलों के लिए तो मैंने अपना सुध बुध भी खो दिया था। उस दिन मैं इसी विचित्र अनुभव के साथ अपने घर लौटी थी, और जब मैंने ये सब अपने माँ को बताया तो एक पल के लिए वो भी घबरा गई थी। हालांकि उसके बाद भी उस रास्ते से मेरा आना जाना जारी रहा, पर उस दिन के बाद से मैंने उस औरत को दोबारा उस रास्ते पर नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात 2002 की है, जब मैं बंगाल के एक दूर दराज इलाके में रहता था। उन दिनों त्योहार सर पर होने के कारण मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, जबकि मेरी रोजी रोटी सिर्फ मछली बेचने तक ही सीमित थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए रात के 3:30 बजे घर से निकल रहा था, ताकि ज़्यादा मछली पकड़ने के बाद सुबह के 6-7 बजे तक उन्हें बाजार में बेच सकूं। पर पिछले कुछ दिनों से मुझे ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि नदी के जिस हिस्से में मैं मछली पकड़ रहा था वहाँ और भी बहुत लोग थे। इसलिए एक रात मैंने थोड़ा गहरे पानी की ओर जाने का सोचा। हालांकि मैं जिस नाव पर सवार था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी था, जिस पर एक मछली पकड़ने का जाल रखने के बाद एक लालटेन को नाव के आगे बांधकर मैं गहरे पानी की ओर जाने लगा। पर वहाँ पहुँचते ही मैंने कुछ और लोगों को देखा जो कि मेरे तरह ही मछुआरे थे, लेकिन उनकी गिनती ज़्यादा ना होने की वजह से हमारे बीच लगभग आधे किलोमीटर का फासला था। इसलिए मैंने वहीं पर अपना जाल फेंकने का फैसला किया। हालांकि 3-4 बार जाल फेंकने के बाद मेरे हाथ ठीक ठाक मछली लग चुका था, इसलिए इसे आखिरी बार कहकर मैंने अपना जाल दोबारा पानी में फेंका। पर कुछ देर के बाद जब मैं जाल को बाहर निकाल रहा था, तब पानी में कुछ ज़्यादा ही हलचल होने लगा। यहाँ तक कि इस बार वो जाल पहले से कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। इसलिए मैं लालटेन को जाल की तरफ घुमाकर उसे अपने जी जान से खींचने लगा, और देखा कि उसमें एक बड़ी मछली फंसी है, जिसका पीछे का हिस्सा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि मेरे लिए ये खुशी की बात थी, लेकिन जैसे ही मैंने जाल को और ऊपर खींचा, तभी उसमें मुझे किसी का चेहरा दिखाई दिया, जिसने अपने नुकीले दांतों से उस बड़ी मछली के सर को काट रखा था। पर जैसे ही मेरी पलक झपकी, वो चेहरा पानी में न जाने कहाँ गायब हो गया। यानी कि उस लालटेन की रोशनी में वो चेहरा सिर्फ पल भर के लिए ही मेरे सामने था। हालांकि उसको अचानक देखकर मैं डर तो गया था, लेकिन पल भर के लिए होने के वजह से मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बड़ा मछली अब भी मेरे जाल में था। इसलिए मैंने इसे कोई वहम समझकर उन मछलियों को नाव में रखा और फिर वापस जाने लगा। लेकिन इसी बीच एक किनारे पर मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। मैंने देखा कि नदी के किनारे, जिसके आसपास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, वहाँ एक अजीब सा आकृति का आदमी खड़ा था, जिसका रंग गहरा काला और देखने में थोड़ा लंबा था, पर उसके हाथ उसके शरीर के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पतले थे, जो पहले तो वहाँ खड़े होकर बस मुझे जाते हुए देख रहा था। लेकिन मैं जैसे ही उससे थोड़ा दूर चला गया, वैसे वो धीरे धीरे उस नदी में उतरते हुए कहीं गायब हो गया। हालांकि वो क्या था
इसका भनक तब मुझे नहीं था, पर उसे देखकर ही मुझे घबराहट होने लगा था, ये सोचकर कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। उस पल हर चीज़ मुझे डरावनी लग रही थी, फिर चाहे वो पेड़ों की हिलने की आवाज़ हो या फिर जानवरों की, यहाँ तक कि तब मुझे अपने चप्पू चलाने के आवाज़ से भी डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं वो इस आवाज़ को सुनकर मेरे पास ना आ जाए। उस रात जब तक मैं किनारे तक नहीं पहुंचा, तब तक मैं इसी तरह डरा हुआ था। हालांकि उसके बाद घर पहुंचने तक मेरे साथ अजीबोगरीब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने उन मछलियों को रसोई में रखा और फिर हाथ मुंह धोने हैंडपंप के पास गया, वैसे ही मुझे रसोई में किसी के होने का हलचल सुनाई दिया। हालांकि मुझे तो यही लगा था कि शायद वो मेरी पत्नी होगी, पर जब मैं वापस रसोई की ओर जाने लगा, तब मैंने गौर किया कि मेरी बीवी की चप्पल अब भी घर के सामने है, यानी कि वो रसोई में नहीं थी। इसलिए मैं ये सोचकर जल्दी से रसोई में भागा कि शायद से वो बिल्ली होगी, पर जैसे ही मैंने रसोई में कदम रखा तो देखा कि वहां कोई नहीं है, जबकि पूरे रसोई में मछली का खून फैला हुआ था, जिस पर किसी के पैरों के निशान थे। कीचड़ से सना हुआ लेकिन सामान्य आदमियों से बड़ा, जिसको देखकर मैं ये समझ गया था कि वो वही है जिसको मैंने नदी में देखा था, क्योंकि रसोई में मैंने जितनी भी मछलियां रखी थी उनमें से बहुत सारे मछलियों के सर चबाए हुए थे और वो बड़ी मछली वो वहां से गायब थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुशांत के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।